हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग या फिर आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम सीखेंगे पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट और प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पिक्टोग्राफ या फिर चित्रालेख के बारे में। पिक्टोग्राफ मीन्स होता है पिक्चर, इमेज या फिर चित्र के थ्रू किसी भी आंकड़े या फिर डेटा को समझना। मान लीजिए एक शॉपकीपर है और वो चॉकलेट की बिक्री करते हैं। तो हमने मान लिया मंडे को उन्होंने 30 चॉकलेट की सेल की, मतलब उन्होंने 30 चॉकलेट बेचा। तो क्या हम 30 चॉकलेट की चित्र बनाएंगे? जी नहीं, हम एक मान लेंगे कि एक चॉकलेट की जो चित्र है वो 10 चॉकलेट के बराबर है। इस तरीके से हम अपने डेटा को इजीली शो कर सकते हैं। तो हम अब 30 चॉकलेट को शो करेंगे 3 चॉकलेट की इमेज को बना के। तो इस प्रकार से 10, 20 और 30 ये हो गया मंडे की सेल। अब हम ट्यूसडे को मान लेते हैं। जो शॉपकीपर है उन्होंने 55 चॉकलेट की बिक्री करी या फिर सेल करी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे 50 चॉकलेट की, जो हमें 5 चॉकलेट बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन हमें और 5 चॉकलेट चाहिए। तो हम एक हाफ चॉकलेट की इमेज को ड्रॉ करके ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मानेंगे कि 25 चॉकलेट की जो सेल है वो वेडनेसडे को हुई। तो इस प्रकार से हम एक इमेज बनाएंगे चॉकलेट की 10, 20 और ये 5 है तो 25। इस प्रकार से पिक्टोग्राफ के थ्रू हम अपने आंकड़े को, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे बार ग्राफ। तो इस प्रकार की जो इमेजेस होती हैं ये बार ग्राफ कहलाती हैं। इसमें इसको बार या फिर हिंदी में दंड आलेख बताया जाता है। तो हमें बार ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक ग्राफ पेपर, जो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। हम यहाँ पे बना लेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और हमें शो करना है कि कोई एक स्टूडेंट है राम और वो क्लास 7th में पढ़ता है और उसने एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये मार्क्स लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40 और 50। तो मान लीजिए कि हिंदी में राम को मिले हैं 20 मार्क्स, और उसके बाद इंग्लिश में मिले हैं 30 मार्क्स, और इसके बाद मैथमेटिक्स मिले हैं 35। तो 40 और 30 के बीच में जो लाइन ड्रॉ होगा उसको हम बोलेंगे 35, और एकदम लास्ट साइंस में मिले हैं 30 मार्क्स। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हम एक बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब हमने देख लिया कि इस प्रकार से जो राम है क्लास 7th में, उसको हिंदी में मिले हैं 20 मार्क्स, इंग्लिश में मिले हैं 30 मार्क्स, और उसके बाद मैथमेटिक्स में मिले हैं 35 मार्क्स, और उसके आगे साइंस में मिले हैं 30 ग्राफ के बारे में। तो जो डबल बार ग्राफ होता है उसको हम इसी के थ्रू समझ सकते हैं। अब मान लीजिए जो राम है, राम क्लास 7th के बाद क्लास 8th में आ चुका है, और क्लास में 8th में आने के बाद उसको एग्ज़ाम होने के बाद हिंदी में मिले हैं 25 मार्क्स। तो 30 और 20 के बीच में यहाँ पे मान लीजिए 25 है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, और इंग्लिश में मिले हैं 40 मार्क्स, उसके बाद मैथमेटिक्स में मिले हैं 30 मार्क्स, और साइंस में मिले हैं 35 मार्क्स। तो जहाँ पे 35 आ रहा है हमने 40 और 30 के बीच में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे बार ग्राफ के फॉर्म में। इस प्रकार से आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ब्लू कलर वाला है वो क्लास 8 का डाटा है, और जो ब्राउन कलर है वो क्लास 7 का डेटा है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो राम है वो क्लास 7 पे कितने मार्क्स मिले हैं और क्लास 8 में कितने मार्क्स मिले हैं। ये हो गया आपका डबल बार ग्राफ। अब हम आगे तो इसमें आप देख सकते हैं, इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, ये सिंगल बार ग्राफ है और ये आपका डबल बार ग्राफ है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग डेटा का। हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ होगा, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ABC हमारे पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि हमारे पास क्या है, A है, B है और C है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेटा के फॉर्म में। कैसे?
सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया और यहाँ पे सी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ए कितने टाइम्स है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ए है वो 7 टाइम्स है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता में लिख लेंगे 7। अब इसको हम बनाएंगे टैली मार्क्स या फिर मिलान चिन्ह से। तो मिलान चिन्ह का एक मेथड होता है जिसको अभी हम समझेंगे ड्रॉ करने का। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से मिलान चिन्ह को बनाया जाता है। हमें क्या करना है, 7 बनाना है। तो ये कितना हो गया, 5 और 1 2 7। अब हम बात करेंगे बी की। सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे बी कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 टाइम्स है बी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 4 लिख लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। ये हो गया। अब हम सी की बात करेंगे। सी है हमारे पास 1 2 3 4। सी भी हमारे पास 4 टाइम है। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4। इस प्रकार से हम डेटा को ग्रुपिंग डेटा के बारे में। तो मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 हैं। और हमारा एक एग्ज़ाम हुआ है जिसमें हमने 0 से लेकर 60 तक के मार्क्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसमें एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हम इस प्रकार से उसका ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि 0 से लेकर 10 तक के मार्क्स। इसमें 10 इंक्लूड नहीं होता है। जिसके 10 नंबर होंगे उसको हम नहीं मानेंगे। 0 से लेकर 10 तक के बीच में, मतलब 9 तक। तो 0 से लेकर 10 तक के बीच में जो मार्क्स मिले हैं वो 2 बच्चों को मिले हैं। कितने बच्चों को, 2 बच्चों को। तो इसको हमने टैली मार्क्स में इस प्रकार से दिखाया 1 2। उसके बाद हम बात करेंगे 10 से लेकर 20 तक के बीच में। जो 20 मार्क्स मिला होगा जिस बच्चे को, उसको हम यहाँ पे नीचे वाले में एक्सेप्ट करेंगे। और 10 से लेकर 19 तक के मार्क्स जिन बच्चों को मिला है वो ऐसे कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। और टैली मार्क्स में ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है किस प्रकार से, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 उसके बाद 5। इस प्रकार से टैली मार्क्स ड्रॉ किया जाता है। 1 2 3 4 5। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। इस प्रकार से नेक्स्ट बनाए हैं जिसमें 20 से लेकर 30 तक के बीच में जो मार्क्स मिले हैं वो 21 स्टूडेंट को मिले हैं। और 30 से लेकर 40 तक के बीच में जो मार्क्स मिले हैं वो 19 बच्चों को मिले हैं। 40 से लेकर 50 तक के बीच में 7 बच्चों को मिले हैं मार्क्स। और 50 से लेकर 60 तक के जो बच्चे हैं सिर्फ एक बच्चा है जिसको मिला है 50 से लेकर 60 तक के बीच में मार्क्स। तो इस प्रकार से हम ग्रुपिंग कर लेते हैं अपने डेटा का या फिर आंकड़ों का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जिसमें हम बनाएंगे एक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। पाई चार्ट एक फॉर्म होता है कि हम अपने जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में या फिर सर्कल के फॉर्म में। मान लीजिए आपके स्कूल में या फिर आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट है और उनको हमने बोला कि आप में से कितने बच्चों को मैंगो पसंद है, कितने बच्चों को एप्पल पसंद है और कितने बच्चों को पसंद है बनाना। तो कुछ बच्चों ने बोला कि हमें बनाना पसंद है, कुछ बच्चों ने बोला कि हमें पसंद है, ये बनाना वाले हो गए, ये हो गए एप्पल वाले और ये हो गए मैंगो वाले। तो सबसे आप बता सकते हैं इस ड्रॉ कौन सा फ्रूट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया है। तो ये जो मैंगो वाला जगह है ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो मैंगो सबसे ज़्यादा पसंद किया है और सबसे ज़्यादा मैंगो को पसंद किया गया है और सबसे कम पसंद किया गया है बनाना को। तो ये एक पाई चार्ट है। अब हम सीखेंगे पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे किया जाता है। आप उससे पहले ये समझ लीजिए, इसमें भी सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि कोई एक टीवी कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग तरीके के शो दिखाए जाते हैं। तो मनोरंजन वाले शो देखने वाले लोग जो हैं वो 50% है। 50% मतलब आधा। जितने भी लोग देखते हैं टीवी उसमें से आधे लोग मनोरंजन वाले शो को देखते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो ज्ञानवर्धक चीज़ें देखते हैं। 15% लोग समाचार और 25% लोग जो हैं वो गेम को या फिर खेल को देखते हैं। इसी प्रकार से इस इमेज में आप देख सकते हैं चॉकलेट जो है वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, कुछ वनीला को पसंद करते हैं और अन्य जो है बचे हुए हैं वो अन्य तरीके के टेस्ट वाले आइसक्रीम को पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से एक पाई चार्ट को ड्रॉ किया जाता है। परसेंटेज का सिंबल है,
सबसे पहले ये 50% बच्चों को चॉकलेट, 25% बच्चों को वनीला और 25% बच्चों को अदर जो आइसक्रीम है वो पसंद है। सबसे पहले हमें पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए इन वैल्यू को फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? फ्रैक्शन मतलब होता है अपॉन में। तो हम सबसे पहले इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे 50/100। हमने 100 क्यों लिया? क्योंकि ये परसेंट का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 15/100 का 1/2 हो गया। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 25% है, तो 25/100 कर लेंगे। 25/100 करते ही हम जब इसको क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी आ जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू होगी सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। लेकिन हमें इसको ड्रॉ करना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो होता है ऐसे सर्कल में होता है, और जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? टोटल 360 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी को अब हमें 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 360 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360/2। तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री या फिर 180। अब हम नीचे वाले को भी 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। और नेक्स्ट इसको भी हम 360 डिग्री से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्रॉस होके कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम इसको इमेज के थ्रू समझ लेंगे, के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब 180 डिग्री का, एक 90 का और दूसरा भी 90 का बनेगा। तो अब हम एक सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं इमेज, जिसमें हम जानेंगे करने वाले हैं वो 180 डिग्री का, वनीला पसंद करने वाले 90 और अदर पसंद करने वाले भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए एक सबसे पहले सर्कल बना लेंगे, और सर्कल के जो बीच वाला पॉइंट होगा इसका केंद्र बिंदु, यहाँ से सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम सबसे पहले बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री का एंगल इस प्रकार से बना सकते हैं आप, या फिर प्रोटेक्टर की मदद से बना सकते हैं, या फिर कंपास की हेल्प से। उसके बाद हमें 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री यहाँ से डब ड्रॉ कर लीजिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगला अपने आप से 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे इमेज के फॉर्म में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट का, ये वनीला का और ये अन्य टेस्ट का। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक है। तो किसी भी चीज़ के होने की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे बारिश के होने की संभावना है भी और नहीं, तो इस प्रकार के चांसेस को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। कॉइन में क्या होता है? सिक्का जो होता है उसमें एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो हेड और टेल, इसके अलावा तो सिक्का आप उछालेंगे तो और कुछ नहीं आ सकता। तो मान लीजिए आपने सिक्का उछाला और आपने बोला कि हेड आएगा, तो हेड आने के एक ही चांस है, क्योंकि एक ही बार हेड आ सकता है एक सिक्के में। तो क्या हो जाएगा? घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और टोटल कितने चांस है? या फिर हेड हो सकता है या फिर टेल। तो 2 चांस है, तो 1/2 क्या हो जाएगा? एक सिक्के की हेड आने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता हो सकती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसी में मान लीजिए डाइस, जो हम लूडो खेलते हैं उसका जो डाइस होता है उसमें कितने चांस है? 1 आने के चांस है, 2 आने के चांस है, 3 आने के चांस है, 4 आने के चांस है, 5 आने के चांस है और 6 आने के चांस है। कुल कितने चांस है? 6 चांस है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब आपने कहा कि आप ये बताइए कि 5 आने के कितने चांसेस हैं? तो 5 आने के सिर्फ एक ही चांस है कि अगर आपने लूडो में डाइस को फेंका तो 5 बार, एक बार में एक ही बार 5 आ सकता है। तो कितने चांस है? 1 चांस है, और टोटल कितने हैं? 6 है। तो इसकी डाइस में 5 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/6। अब आप मान लीजिए आपने कहा कि लूडो में 3 से कम आने के कितने चांसेस है? तो 3 से कम आने के कितने चांसेस है? एक तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। तो 2 चांस हैं। कितने चांस है? 2। और टोटल हमारे पास कितने टोटल जो परिणामों की कुल संख्या है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। इस प्रकार से हमने समझ लिया है अब प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को। और अब ये जो है आपका एक क्विक रिवीजन करने के लिए एक
आप इसको रीड करेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपके लिए है एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन का हमने आपके लिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इस प्रकार से हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।